उल्टा बोला, हुज डायमीटर शुड बी लेस देन इट्स लेंथ, उसको सोलेनॉइड बोलेंगे ना. अ सिलिंड्रिकल शेप कॉइल हुज डायमीटर इज लेस देन इन कंपेरिजन टू इट्स लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको सोलेनॉइड बोलते हैं. सोलेनॉइड का शेप क्या होगा? सिलिंड्रिकल शेप होगा, है ना. क्या होगा? सिलिंड्रिकल शेप. हैव यू सीन सोलेनॉइड बनाते कैसे? सोलेनॉइड के लिए फर्स्ट यू टेक अ बेस. बेस मतलब सपोज कार्डबोर्ड का एक सिलिंड्रिकल शेप ले लिया और उसमें मैंने क्या किया? बाउंड किया वायर. नाउ रिमेंबर दैट वायर शुड बी इंसुलेटेड. कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड वायर होना चाहिए. चलो मुझे बताओ बायो-सावर्ट लॉ. क्या एक्सप्रेशन है बायो-सावर्ट लॉ का? वेक्टर फॉर्म में है. डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब. बराबर है. अच्छा मैग्नेट में लिखेंगे तो एंगल किसके इसके बीच में लेते हैं हम हमेशा? डी एल एंड आर. डी एल और आर के बीच में एंगल लेते हैं हम हमेशा. ठीक है. उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड. जो भी लूप में आई होगा उसको लेना है. बराबर है. नहीं हो रहा है. चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो कोई बात नहीं. Okay, now what is the formula to calculate the axial magnetic field for a current carrying circular loop at some distance from the center? dB क्यों? सीधा B ना. B is equal to म्यू नॉट I R square upon 2 into R square plus Z square 3/2. 3/2. इसमें दो केसेस किए थे. if the distance Z is greater than R, है ना. अगर Z इज ग्रेटर देन R तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला याद करो. क्या हो जाएगा फॉर्मूला? B इज इक्वल टू, उसको हम लोग ने अगर मैग्नेट डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना है तो म्यू नॉट म्यू अपॉन 2Z क्यूब. करेक्ट. क्या होगा? 2Z क्यूब. म्यू क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल. उसका फॉर्मूला क्या होता है? NIA. ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. और क्या किया था हमने लास्ट टाइम? वी ऑल्सो डिड हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द आर्क ऑफ वायर. उसका फॉर्मूला क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा नहीं फाई लिया था हम लोग, क्योंकि थीटा हम एंगल ले रहे हैं बिटवीन DL एंड R. तो म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर. क्या लिया था? 4 पाई आर. ना सिमिलरली इफ यू टेक अ एंटायर सर्कुलर लूप तो फाई के लिए 2 पाई. अगर मैंने सेमी सर्कल लिया तो खाली पाई. समझ में आ रहा है? क्लियर है चीज़? अगर मैंने क्वार्टर लिया 90 डिग्री लिया तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 2. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट देन. आज कंप्लीट करेंगे टॉपिक हम लोग. लेट्स टॉक अबाउट सोलेनॉइड पहले. तो सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा. हाउ वाज द पेपर करंट का? टाइम ही नहीं मिला. क्या मैथ्स लेंगी था. बाकी बाद में पेपर अगर सॉल्व करोगे तो कैसा पेपर था? बाद में देखा है पेपर? पहले स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आएंगे नहीं. एक तो बल्ब वाला पूछा था यार. मैंने वो तुम लोगों को फॉर्मूला लास्ट में लिखाया था. पावर निकालने का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू VI या V²/R या I²/R. अभी इतना तेरे को मालूम होना चाहिए. तूने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस. अगर पावर ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो पूरा खेल पावर का था. उसमें नहीं आया वो सॉल्व करने. अच्छा वो फिगर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें आई गेस था कि 2 बल्ब A और B सीरीज में थे. उसके साथ एक पैरेलल में था C और एक D था. पहले मुझे बताओ D ग्लो होगा क्या? क्योंकि D का जो पोटेंशियल डिफरेंस था D के अक्रॉस वो 0 था. D तो था ही नहीं पूरे सॉल्विंग में, था ही नहीं. D को तो भूल ही जाओ. अब बचे सिर्फ 3 बल्ब A B और C. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तो वो पता करना था कि D में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा. D कभी भी ग्लो नहीं होगा. चलो वो भी डिस्कस कर लेंगे. जो भी डाउट है मुझे पूछ लेना बाद में.
ओके चलो, हाँ एम्पियर लूप देखो क्या है. सपोज इज अ वायर विच कैरीज करंट. ठीक है, एक बार देखो ये, एक बार बात मत करो गाइस, बात मत करो प्लीज. सपोज द करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेज. तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो होगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक पॉइंट है, पॉइंट पी, इसमें मुझे निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस करंट. लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल. करंट अंदर जा रहा है तो फिंगर्स तुमको देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है. अच्छा, बट नाउ सपोज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट फ्लोइंग. यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है I2 एक वायर में, यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है I3 इस तरीके से. यहाँ पे जो करंट है अंदर जा रहा है और ये करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है वायर में. अब ये सब तीनों करंट की वजह से यहाँ पे क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. अब वो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व. अब बार बार अगर तुम इसमें वो यूज़ करोगे फॉर्मूला B = μ0I/2πr, तो थोड़ा प्रॉब्लम है वो, क्योंकि तुमको बार बार हर वायर के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा DL को. और यहाँ पे हमको डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, कितना है करंट, वायर का डिस्टेंस कितना है पॉइंट B से. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए विल यूज़ व्हाट, एम्पियरियन लूप. मैं यहाँ पे एक लूप बना दूंगा, यस और नो. तो ये लूप के अंदर जितना भी करंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनक्लोज करंट. क्या बोलेंगे इसको, एनक्लोज करंट. और हमको पता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, B.dl = μ0I एनक्लोज्ड. तो इसमें जितना भी करंट है एनक्लोज्ड वो हम लेंगे इसमें. कितना समझ में आया है. अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसमें दो करंट अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक करंट बाहर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. तो इसके मैग्नेट में भी हमको कुछ तो प्लस लेना पड़ेगा, कुछ नेगेटिव लेना पड़ेगा. वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो व्हाट विल डू इज विल टेक अ स्मॉल DL. यहाँ पे इस तरीके से DL का डायरेक्शन लेंगे. मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे लिया है, तो आई विल पुट माई थंब ऑन द डायरेक्शन ऑफ DL एंड दिस कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे ये फिंगर्स क्या आ रही है, बाहर आ रही है, मतलब जितना भी करंट अब बाहर की तरफ आ रहा होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और उसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे I एनक्लोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे I एनक्लोज हो जाएगा I3 माइनस I1 माइनस I2. ये तुम्हारा हो गया I एनक्लोज. इस तरीके से हमको यूज़ करना है एम्पियर्स लूप या एम्पियर्स लॉ. क्लियर है चीज़. ओके, नाउ आई विल गिव यू वन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऐसा है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस R. उसका हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. क्या फॉर्मूला होता है इसका, μ0I/2πr. अब हमको वो निकालना है फॉर्मूला बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ. कैसे यूज़ करेंगे हम एम्पियर्स लॉ को उसमें. सपोज यहाँ पे एक वायर है इस तरीके से, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I. मुझे ये डिस्टेंस में निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें हम लोगों ने पहले डिराइव किया था बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ. अब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एम्पियर लॉ यूज़ करना है. हाँ, कैसे करेंगे हम लोग, एक लूप बना देंगे. ठीक है, देखो यहाँ से मैंने सपोज एक लूप बना दी, इस तरीके से सर्कुलर लूप बना दी. ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसमें पहले DL का डायरेक्शन लूँगा. मैंने DL का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से काटा, ऐसे, ये DL का डायरेक्शन हो गया ये. तो इसकी वजह से जो भी करंट हो जाएगा ऊपर की तरफ वो क्या होगा, पॉजिटिव. यहाँ पे एक ही करंट है, I एनक्लोज क्या है, सिर्फ एक ही I और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे. करेक्ट. फिर से मैं क्या यूज़ करूँगा फॉर्मूला, B.dl = μ0I एनक्लोज. यहाँ पे I एनक्लोज सीधा क्या आ जाएगा, I आ जाएगा. इसको इंटीग्रेट करेंगे. ऑब्वियसली वी विल अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस वायर विल बी व्हाट, यूनिफॉर्म. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी. किसको इंटीग्रेट करेंगे हम, DL को करेंगे. DL को इंटीग्रेट करूंगा तो ये किसको, इसकी क्या होगी, लेंथ ऑफ दिस लूप होगी. लेंथ ऑफ दिस लूप इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, सर्कमफरेंस. तो कितना हो जाएगा ये, P = 2πr = μ0I. B = μ0I/2πr. आगे अपना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था ना अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालने का. इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ. तो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स या ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. क्लियर है चीज़. तो ये कॉपी कर लो प्लीज. एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. To determine magnetic field for the straight long current carrying wire by using Ampere's law. स्ट्रेट के बाद Straight long current carrying wire. Please remember long मतलब अब हमारे इनफाइनाइट होगा. वो टॉपिक क्या बोला था, Application of Ampere's law. Application of Ampere's law. 3 चीज़ें पढ़नी है Ampere's law में हमको.
एक मैंने बता दिया और 2 बचा है और, सोलेनॉइड टॉरॉइड, फिर टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद फिर आई गेस हम लोग चालू करेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर AC सर्किट्स करेंगे। आई थिंक फिर वो टॉपिक्स फिर मोस्ट ऑफ तुम्हारा पोर्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आई थिंक मॉडर्न फिजिक्स तो कोई दूसरी टीचर पढ़ाने वाले तुम लोगों को पैरेलली, तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल से पोर्शन। मेरे को किसने बोला ग्रेविटेशन बचा है तुम लोगों का? कैसे? मुझे तो बोल रहे हैं पर्ल में तो हो गया बोल रहे हैं। ग्रेविटेशन वहाँ पे वहाँ ग्रेविटेशन हुआ नहीं है अभी तक। सो to derive the formula for magnetic field using Ampere's law is pretty easy rather than using Biot-Savart law. चलो आगे बढ़ते हैं। Let's talk about solenoid now. So this is a cylindrical shape base जो कि क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। Maybe let's say this is made up of a cardboard. तुम्हारे बुक में वही दिया हुआ है। This basically becomes a solenoid. यहाँ पे करंट let's say ऐसे फ्लो हो रहा है। इसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलेंगे, जिसकी लेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन द डायमीटर। ठीक है। अच्छा सपोज अगर मैंने अब सपोज ये कार्डबोर्ड निकाल दिया सिलिंड्रिकल शेप का, तो कैसे मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा? यस सर नो? कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरा स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल स्ट्रक्चर। तुम देखा होगा पेन के अंदर वो जो स्प्रिंग होती है, ये वैसे स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सोलेनॉइड। ठीक है। अच्छा अब हमको निकालना है भाई सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, हमको वो निकालना है। तो अब अंदर निकालना तो हमको क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू कट दिस सोलेनॉइड नाउ। तो मैं इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन देखूंगा। क्या देखूंगा? इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन देखूंगा बीच से काट के। तो कैसा दिखेगा अभी अगर मैं इसको, इस सोलेनॉइड को मैंने बीच से काट दिया ऐसे, तो कैसे दिखेगा इसका स्ट्रक्चर? कहने से ऐसे कुछ दिखेगा अब ये, यस और नो? अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको मैंने काट दिया बीच से, तो करंट कैसे आ रहा है? बाहर से अंदर जा रहा है। कैसा आ रहा है करंट? बाहर से अंदर जा रहा है। तो अगर बाहर से आ रहा है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? डॉट। यहाँ पे मैं डॉट बोलूँगा। और अगर अंदर जा रहा है तो क्रॉस। इस तरीके से क्रॉस जा रहा है। ठीक है। तो मतलब करंट ऐसे बाहर से अंदर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो या मैग्नेटिक फील्ड होगी? करंट फ्लो हो रहा है, क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का? रुक जाओ, चलो बताओ, तुम बताओ, खड़े हो जाओ। यस, व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर या लूप? ये क्या डायरेक्शन हुआ? राइट। करंट फ्लोइंग इन द करंट कैरिंग वायर, उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? अंदर अंदर क्या? अभी भी पढ़ के नहीं आ रहे लोग, और कितनी बेइज्जती करूं मैं? पढ़ के क्यों नहीं आते हो? व्हाई डोंट यू स्टडी? तो लास्ट क्लास तो थे, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था। ये स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो कि व्हेन यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड, हाउ डू यू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे? क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, ये आंसर होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। यस और नो? करेक्ट है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। राइट। नीचे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ऐसे होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है ये? बैठ जाओ। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। नहीं, थैंक यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी ऐसे, इसका ऐसे हुआ ना, बराबर है। यहाँ पे भी ऐसे बनी, इसकी कैसे हुई? एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हुई। राइट। कहने से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यस और नो? क्या करेंगे? ये दूसरे को कैंसिल में, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये क्या करेंगे? दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो मतलब सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। यहाँ पे भी क्या होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ये भी क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा।
इस तरीके से, यस और नो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड विल ऑलवेज बी व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, सीटी में बहुत सारे क्वेश्चन फंसाएंगे ये लोग। सॉलिनॉइड के बाहर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सॉलिनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी क्या? देखो करंट कैसे आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है यहाँ पे, यस और नो, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, राइट। यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है, ये डायरेक्शन पे हो रही है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रही है, सब जगह ऐसे ही हो रही है। यहाँ पे कैसे हो रही है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रही है ना, सेम हो रही है, मतलब डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड लेंस कैसी है, ऐसी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई। Okay, now experimentally it has been observed that when you determine magnetic field inside the solenoid, this magnetic field will always be straight and parallel to the axis of solenoid. क्या समझ में आया क्या मतलब है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये क्या होगी, स्ट्रेट होगी और क्या होगी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड होगी। एंड दिस विल बी व्हाट, इक्विडिस्टेंट। क्या होगी ये, इक्विडिस्टेंट। याद है मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, हमेशा यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है चीज़, बट ओनली इनसाइड द सॉलिनॉइड, वो भी मिडिल पे, ठीक है। अगर एंड की बात करेंगे सॉलिनॉइड में तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीटी में JEE मेंस और नीट में सिखाते हैं वो। खाली मिडिल में क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इसलिए मैंने करवाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अब वो यूज़ करेंगे हम वहाँ पे। क्लियर है चीज़, समझ में आ रहा है? सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड विल ऑलवेज बी व्हाट, जीरो होगा। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर, ये वाला बना लो और फिर ये वाला बना लो, और उसमें फिर एक नोट दूंगा मैं, वो नोट लिखो, ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिनॉइड। यस, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिनॉइड मैंने लिखाया था ना, वो सॉलिनॉइड नहीं लिखा था मैंने। चलो एक बार ले लो सॉलिनॉइड क्या होता है, ले लो व्हाट इज सॉलिनॉइड। इफ द कॉइल इज वाउंड, if the coil is wound in the form of a cylindrical shape, if the coil is wound in the form of a cylindrical shape whose diameter is less, if the coil is wound in the form of a cylindrical shape whose diameter is less in comparison to its length, whose diameter is less in comparison to its length, is called solenoid. Okay, now remember one more thing. Since solenoid will conduct current, it will start behaving as a magnet. So whatever are the properties of magnet, solenoid will have those same properties. Now can you recall magnet की properties क्या क्या होती थी? ये शायद मैंने डिस्कस किया होगा। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? पहला होता है मैग्नेट ऑलवेज पोजेस टू पोल्स, है ना, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। दूसरा है कि वेन एवर यू सस्पेंड मैग्नेट फ्रीली हॉरिजॉन्टली, इट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द सेम थिंग कैन बी ऑब्जर्व फॉर अ सॉलिनॉइड। अगर सॉलिनॉइड को तुम फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो सॉलिनॉइड विल ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और क्या प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की? द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट दी पोल्स एंड मिनिमम एट दी मिडिल। सेम फॉर सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड में भी अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? मैक्सिमम पोल्स में, और मिनिमम होगा मिडिल पे। ये सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी सॉलिनॉइड की जो मैग्नेट के पास होती है। ये ड्रॉ कर लो प्लीज। सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सॉलिनॉइड इज जीरो। Magnetic field just outside the solenoid is zero. When the solenoid is ideal, when the solenoid is ideal. अब देखो आइडियल solenoid का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ होगी इनफाइनाइट। क्या होगी इसकी लेंथ? इनफाइनाइट। वो एक आइडियल solenoid है। प्रैक्टिकली तो हम लोग कभी आइडियल सॉलिनॉइड यूज़ नहीं कर सकते, तो हम प्रैक्टिकली क्या यूज़ करेंगे? फाइनाइट सॉलिनॉइड। तो फाइनाइट सॉलिनॉइड के बाहर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी। क्या होगी? वीक होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो हम कैलकुलेशन के लिए उसको हमेशा क्या मान के चलेंगे? जीरो।
अभी हम जो भी बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आइडियल सोलेनॉइड, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एक आइडियल सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पी है। अब कैसे निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वायर, अच्छा मतलब ये बोल रहा है ये एक पार्ट ऑफ वायर और एक पार्ट ऑफ वायर, वैसे तो वो तो हम लोग फोर्स निकालते थे ना, क्या यूज़ करेंगे, एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप बना सकते हैं इसमें, एक एम्पियर्स लूप बना दूंगा मैं, तो उसमें मैं इजीली निकाल सकता हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस पार्ट में, करेक्ट है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ देखते हैं, ठीक है। तो मैं उसको फिर से एक बार बना रहा हूँ बड़ा थोड़ा सा डायग्राम। यहाँ पे करंट कैसा था, बाहर की तरफ था, डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट। मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ करंट, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक बार, लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज इस पॉइंट पे निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मैं एक बनाऊंगा एम्पियर लूप। देखो ये एम्पियर लूप कैसे बना रहा हूँ मैं, दिस एम्पियर लूप इज इन रेक्टेंगुलर शेप। कैसा है इसका लूप, रेक्टेंगुलर लूप है ये एम्पियर लूप, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कुछ, लेट्स से ए बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ सोलेनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स होंगे, राइट। अब मुझे तो सिर्फ इतना वाला लेना है ना पार्ट सोलेनॉइड का, पूरा सोलेनॉइड तो मुझे लेना नहीं है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा इसको, सो दिस अ मेथड। अब वो मेथड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं लूँगा स्मॉल n, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या मतलब है उसका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर में कितने होने चाहिए टर्न्स, n टर्न्स होना चाहिए, यस और नो। 1 मीटर में n टर्न्स होगा। तो सपोज अगर मैंने इतने से पार्ट ऑफ सॉलिड को मैंने मान ली लेंथ कितनी है l, कितनी है l, तो l में कितने होंगे टर्न्स, कितने होंगे nl, कितने होंगे nl। तो कहने से इतने वाले पार्ट में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे टोटल टर्न्स। क्या बोलेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो कहने से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल L, यस और नो। क्या ये समझ में आया, इतनी लेंथ में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, स्मॉल n इंटू L। क्लियर है चीज़। अच्छा अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड ऑफ सोलेनॉइड में करंट जा रहा है I, इसमें कितना करंट जा रहा है, लेट्स से स्मॉल I जा रहा है। तो टर्न्स कितने हैं इसमें, n। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसमें, हाँ कितना हो जाएगा IN, करेक्ट, कितना हो जाएगा IN। समझ में आया ये, एक स्ट्रैंड में करंट I जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स है ना, ऐसे बहुत सारे टर्न्स है ऐसे, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा IN। और यही तो मेरा होगा एनक्लोज करंट ना, क्या होगा ये एनक्लोज करंट। तो एनक्लोज करंट कितना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा n इंटू स्मॉल I। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। अच्छा n के बदले कितने राइट, लाइक दिस n इंटू कैपिटल L, तो ये हो जाएगा n L और I। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। क्या बोलते हैं एम्पियर्स लॉ, क्या है, इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, I एनक्लोज्ड के बदले कितना लिख दूंगा मैं, स्मॉल n L I। क्लियर है चीज़। अच्छा अब इसमें एम्पियर लूप में मेरे पास 4 हो गए, AB BC CD एंड DA। क्लियर है। तो अब मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे एक DL काटूंगा छोटा सा, ये DL का डायरेक्शन होगा मेरा, यहाँ पे मैं कोई भी डायरेक्शन ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने DL का डायरेक्शन कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया DL का डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया DL का डायरेक्शन। और यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया DL का डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 पार्ट्स हैं, AB BC CD एंड DA। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो कितना, कैसे करूँगा मैं इंटीग्रेट, B डॉट DL पहले करूँगा A से B, यस और नो।
प्लस फिर कैसे करूँगा मैं, बी टू सी, सो इंटीग्रल ऑफ बी टू सी, अगेन क्या होगा, बी डॉट डी एल, प्लस फिर इंटीग्रल ऑफ सी टू डी, बी डॉट डी एल, प्लस इंटीग्रल ऑफ डी टू ए, अगेन क्या होगा, बी डॉट डी एल, इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, म्यू नॉट एन एल आई। अच्छा, अब इंटीग्रेट करेंगे बी डॉट डी एल। पहले मुझे बता दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डी एल का डायरेक्शन सेम है क्या? तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो मतलब बी डॉट डी एल का मैग्नीट्यूड कितना होता है, बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ बी डी एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी डी एल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई ए टू बी, बी डी एल। कितना समझा? अब इसको छोड़ रहा हूँ मैं ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे बताओ बी टू सी में कितना होगा, एंगल कितना होगा डी एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 90 डिग्री। डी एल ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और डी एल ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, ये टर्म गया पूरा। फिर ये वाला सी टू डी, इसमें डी एल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा, -1। वेरी गुड, 0 होगा यहाँ पे। पूछो क्यों? अब ये जो पार्ट है ये सोलेनॉइड के बाहर है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये टर्म भी क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। और ये टर्म सेम, डी एल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री, तो ये भी टर्म क्या हो गया, 0। तो 0 + 0, तो ये तीनों टर्म 0 हो गए। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, बी डॉट बी डी एल, ए टू बी। अच्छा, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आना चाहिए, एल, कितना आएगा, एल आएगा। तो मेरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी इंटीग्रेट किया डी एल को तो कितना हो गया, बी एल, यहाँ पे कितना था, म्यू नॉट एन एल आई, एल एल कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला कितना आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जहाँ पे म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई इज द करंट। क्लियर है चीज़? ये फॉर्मूला आ गया बाय यूजिंग व्हाट, एम्पियर्स लॉ। क्या सबको समझ में आ गया? ये खुद से ट्राई करोगे अब, इसको थोड़ा नीटली बनाओ प्लीज़, नीटली बनाओ इसको और डिराइव करो फटाफट। सिर्फ यहाँ पे रीज़न लिखना, यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, नहीं नहीं, ये वाला बी टू सी में लिखोगे, सिंस डी एल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो द एंगल विल बी 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, वही करना है हम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, उसका फॉर्मूला निकाला हमने, म्यू नॉट एन आई। ये सब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ के अंदर आएगा। कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू एल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वहाँ पे लिखो प्लीज, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फिनिश्ड? प्लीज राइट व्हाट इज स्मॉल एन, व्हाट इज कैपिटल एन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में अगर ये समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स रॉन्ग हो जाएंगे। स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस है। कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड, दिस इज द एंटायर टॉपिक, समरी टॉपिक। अभी इसमें तुम और भी लिख सकते हो आगे का पार्ट। इसमें खाली बायो-सावर्ट लॉ में ये लिख दो, जो तुमने मार्क किया है, ठीक है, कि कल लिख दो थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, वो पता होना चाहिए। इसको लगा दो वॉल पे, सब टॉपिक्स का यही करो। हाँ चलो डन। फिनिश्ड? B is equal to mu naught Ni. Okay, now by looking at this expression, can I say that magnetic field is directly proportional to the current flowing in the wire solenoid? अगर करंट ज़्यादा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये समझना है, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज़ मैं और नोट दे रहा हूँ, दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, HSC बोर्ड में तो नहीं है ये, फिर भी मैं एक बार दे रहा हूँ। बाय लुकिंग एट द पेपर्स यू गेट फॉर द एग्ज़ाम, यहाँ पे तो तुमको कुछ डिफरेंट स्टाइल भी चीज़ें डाल रहे हो लोग। जैसे मैंने अभी देखा है क्वेश्चन करंट में, वो लोग ने वो ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया था,
आई वर्सेस टी का ग्राफ था, आई नॉट वाला, वो आया सब लोगों को सॉल्व करने। हालांकि वो क्वेश्चन एक्चुअली इट वाज मोर ऑफ अ मैथ क्वेश्चन एंड अ फिजिक्स क्वेश्चन। y is equal to mx plus करेक्ट, उसमें तुमको स्लोप निकालना था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू को। ठीक है, वो क्वेश्चन एक्चुअली मैथ क्वेश्चन है, वो फिजिक्स क्वेश्चन है। मैथ में तुमने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे इक्वेशन ऑफ फॉर लाइन के लिए ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप जो होता है। ठीक है, इसलिए मैं तुमको कुछ अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ना, आई हैव डिसाइडेड कि मैं तुमको कुछ एडिशनल, तो इसमें ले लो प्लीज़, कि इसमें नोट करके ले लो। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, magnetic field at the end of the solenoid, magnetic field at the end of the solenoid का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला लर्न कर लो एटलीस्ट, अभी कैसे डिराइव हुआ है वो जाने दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी सब जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वही है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू अपॉन टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एंड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछा इस पे, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, वो भी देख लो एक बार। तो यहाँ पे ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी एकदम यूनिफॉर्म, और यहाँ पे तुम्हारा एंड होगा। ठीक है, ये तुम्हारी ज़ीरो है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी -l/2 अगर इसकी लेंथ l है तो, और यहाँ पे हो जाएगी l/2। तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से ऐसे हो जाता है, ग्राफ ऐसे। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यहाँ पे कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। ऐसे याद रखना है इसका, ये इसका ग्राफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे एंड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई भाई, कम हो गई, हाफ हो गई, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो गई, और बाकी मिडिल पे हमेशा कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, ये कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म है वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन को चाहेंगे तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम लोग को सीडी में पूछ रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। नहीं होता है, मैं बताऊंगा वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एंगल पे डिपेंड करता है। इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो कुछ है म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। तुझे क्लास के बाद बता दूंगा, वो डेरिवेशन है, उसकी वजह से वो एंगल की वैल्यू जैसे चेंज होती जाएगी, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होते जाता है, बता दूंगा। ठीक है, अभी वो डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ लो एक बार, इस तरीके से ग्राफ आएगा। चलो लास्ट करेंगे हम टोरॉइड। अब टोरॉइड का मतलब क्या होता है, टोरॉइड सुना है कभी वर्ड, नहीं सुना है कभी, बता लो टोरॉइड क्या होता है। बेसिकली वो एक सोलेनॉइड ही है। तो एक सोलेनॉइड को सिर्फ हम लोग ने एक स्ट्रक्चर दे दिया, शेप दे दिया ऑफ अ सर्कुलर ट्यूब का। तो एक सोलेनॉइड को मैंने बेंड करके क्या बना दिया, एक सर्कुलर ट्यूब का स्ट्रक्चर दे दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलेंगे। पहले ले लो प्लीज़, व्हाट इज टोरॉइड, व्हाट इज टोरॉइड। What is toroid? ले लो। When the solenoid is bent into a circular tube-like structure, is called toroid. Is called toroid. Is called toroid. तो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से इस तरीके से बहुत सारे कॉइल्स होंगे, इससे इस तरीके से टर्न्स होंगे बहुत सारे। इस पे भी करंट हम ऐसे ही मान के चलते कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है।
तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है भाई? अगेन बाहर से अंदर जा रहा है। कैसे आ रहा है? बाहर से अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब सब डॉट होगा और यहाँ पे क्रॉस होगा। क्लियर है चीज़? अच्छा, अब तुमको यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी होगी, बाहर कितनी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड टॉरॉइड के अंदर कितनी होगी, यहाँ पे अलॉन्ग द टॉरॉइड कितनी होगी। तो पहले मुझे बता दो, अंदर सपोज मुझे इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? कैसे निकालेंगे? एम्पीरियन लूप बनाएंगे, राइट? इस तरीके के डिस्टेंस पे क्या बनाया मैंने? एम्पीरियन लूप बना लिया मैंने, ठीक है। कितनी होगी यहाँ पे? इसमें कोई करंट है क्या? ये फ्री स्पेस है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई? 0। क्लियर है चीज़? समझ में आया? अंदर फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड 0 टॉरॉइड के। अच्छा, अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है पॉइंट Q। तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे? फिर से एक इस तरीके से एक एम्पीरियन लूप बना दूंगा। अब कितना हो जाएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, 0 होगी। क्यों 0 होगी? चार्ज कितनी होगी? म्यू नॉट NI, खाली म्यू नॉट I। अरे नंबर ऑफ टर्न्स तो है ना भाई, अबे टर्न्स तो है ना। इसने बोला 0 होगी, तूने 0 क्यों बोला था? नहीं, मुझे लगा हर लूप ऐसा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज एक बाजू होगा और क्लॉकवाइज दूसरे बाजू होगा। हाँ करेक्ट। देखो ये जो करंट है, यहाँ से करंट कहाँ आ रहा है? ये बाहर है ना, और यहाँ पे क्या है? अंदर। यहाँ पे भी क्या है? बाहर। यहाँ पे भी क्या है? अंदर। अब इसमें अगर मैं टोटल एनक्लोज करंट लूँगा तो ये दोनों एक दूसरे के करंट को क्या करेगा? कैंसल आउट कर देगा। तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है ये? टॉरॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड 0, टॉरॉइड के बाहर भी क्या है? 0। अब हमको निकालना है इस पॉइंट पे, इसको मैंने पॉइंट S मान लिया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो 0 नहीं हो सकती भाई। अब यहाँ पे कितनी होगी? अरे फिर से तुम लोग वही करो। क्या करेंगे हम लोग? एम्पीरियन लूप बनाओ यहाँ पे इस तरीके से। ये एम्पीरियन लूप बनेगी ऐसे, यस और नो? बराबर है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? देखो यहाँ पे ये करंट अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यस और नो? राइट हैंड थंब रूल। थंब अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? ऐसे। यहाँ पे कैसे होगी? बाहर जा रहा है। अभी भी कैसे होगी? ऐसे होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा। ये सब करंट कैसे भी कैसे होगा? ऐसे होगा। क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यस और नो? क्लियर है ये? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ को-एसेंट्रिक सर्कल्स। कैसा है वो? को-एसेंट्रिक सर्कल जैसा है ना, ये घूम रहा है ऐसे गोल गोल, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक DL लूंगा। यहाँ पे मैंने एक DL ले लिया इस तरीके से, राइट? इस तरीके से। तो कहने से DL और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एम्पियर्स लॉ। तो कैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पे? B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। ठीक है। B डॉट DL के बीच में तो मुझे मालूम पड़ गया एंगल क्या है? 0 है, तो ये तो सीधा BDL हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। अच्छा, इसमें अगर एक स्ट्रैंड में करंट I है तो पूरे, ये तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, तो पूरा करंट कितना हो जाएगा? कैपिटल NI कि स्मॉल NI? कैपिटल NI, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया मैंने पूरे लूप में। तो ये कितना हो जाएगा? ये म्यू नॉट N स्मॉल I। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बाहर निकाला। इसको इंडिकेट करूँगा मैं, DL को करूँगा, यस और नो? यहाँ पे DL को इंडिकेट करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? हाँ, 2 पाई R, करेक्ट। तो इसका हम लोग कितना मान लेते हैं? ये डिस्टेंस कितना मान लेंगे? कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसको अगर मैंने इंडिकेट किया तो कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू B, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन अ टोरॉइड। क्लियर है चीज़? समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, टोरॉइड के बाहर भी क्या होगी?
जीरो होगी, सिर्फ अलॉन्ग द टोरॉइड होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसका होगा फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। प्लीज टेक नोट्स। यहाँ पे होता है टॉपिक कंप्लीट। समझा मैंने क्या किया? ये क्लियर? ये समझा ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आया? राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे थंब अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब अलॉन्ग है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फिनिश्ड? अच्छा, नाउ टेल मी द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द टोरॉइड, इज इट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? रॉन्ग आंसर। अब देखो ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। मतलब इसका मतलब है कि जब व्हेन यू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना, तो वो क्या होगी? इक्विडिस्टेंट नहीं होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या लूँ? स्पेस आउट होते जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर तुम डायग्राम देखोगे टेक्स्ट बुक में तो वैसे ही लोगों ने डायग्राम बनाया है। तो प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ ले लो, इसमें नोट ले लो नीचे। अगर ये बना लिया तुमने तो नोट ले लो। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन टोरॉइड, the magnetic field produced in toroid, the magnetic field produced in toroid is non-uniform. It is not uniform. Is non-uniform. क्लियर है? चलो यहाँ पे तो टॉपिक कंप्लीट। अब इसमें एक चीज़ और लास्ट पार्ट है, गैलोमीटर। किसका मैग्नेटिक फील्ड सेम है? इनफाइनाइट वायर। ये इनफाइनाइट नहीं है। कैसे? तो उसमें भी तो वही था ना, तो वायर से जितना दूर जाते जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ हो रही है? अगर तेरा वायर से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसे होगी बेटा? सर उसका एक बार डायरेक्शन समझा सकते हो नॉन यूनिफॉर्म? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंटली स्पेस आउट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होगी। देखो बहुत से लोगों को लगता है कि अभी हमने टोरॉइड सोलेनोइड के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, कितना निकाला था हम लोगों ने? म्यू नॉट स्मॉल एन आई, राइट? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? N/Li लिख सकता हूँ, यस और नो? अच्छा, लेंथ कितनी होगी? लेंथ किसकी लेंथ है? ये L किसकी लेंथ है? सोलेनोइड की लेंथ है। क्या है? सोलेनोइड की लेंथ है। अब लोग क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2πr। लेकिन ये कंपैरिजन नहीं होगा भाई, ये लेंथ किसकी है? ये सोलेनोइड की लेंथ है। समझ में आ रहा है? और ये क्या है? ये सरकमफरेंस किसका सरकमफरेंस है? ये एम्पीरियन लूप का सरकमफरेंस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म। और ये भी तो सोच, अगर तू बोल रहा है स्ट्रेट लॉन्ग वायर से जितना डिस्टेंस तो दूर जाते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या होगी? कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? कम होती जाएगी। लेकिन सोलेनोइड में वैसा नहीं था। सोलेनोइड में मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हमेशा यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ड्रॉप हो रही है? एंड पे। इसलिए देखो मैंने ग्राफ बताया वो, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सर एक बार आप डायरेक्शन बता सकते हो एक पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड का? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो है, अच्छा ऐसे ही यही कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हाँ, यही तो बताया मैंने, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे जा रहा है बाहर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है रेड में जो मैंने मार्क किया है। ठीक है, अब लास्ट बात करेंगे गैलोमीटर की। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझना चाहिए जो तुमने रोटेशनल डायनेमिक्स में किया होगा। कैन यू रिकॉल व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो बॉडी रोटेट होती है, तो रोटेट होगी मतलब डिफ्लेक्शन होता है। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड डिफ्लेक्शन? कुछ तो किया होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क का कांस्टेंट होता था एक। रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं पढ़ा है। ये पढ़ा है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। पढ़ा है ना ये?
डेफिनेटली ये भी कुछ पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी टीटा। इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। जितना टॉर्क ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। सर ने पढ़ा हाँ, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। भाई अगर मैं जितनी चीज़ को ज़्यादा मोड़ दूंगा, मतलब उतना टॉर्क दे रहा हूँ, तो उतना वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा ना। यस और नो? भाई तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई चीज़ को मैं घुमाऊंगा 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 और फिर छोड़ दूंगा, तो वो गोल गोल घूमेगा, जितना ज़्यादा टॉर्क है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इतना समझ में आ रहा है? तो टॉर्क का ये एक रिलेशन होता है, तुम रोटेशन डायरेक्शन में पढ़ोगे इसको, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी टीटा, जहाँ पे सी क्या होता है, कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। पढ़ा है? देखो वो बोल रही है पढ़ा है, पीछे बोल रही है वो। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी। सी का मतलब क्या होगा, टॉर्शनल कांस्टेंट है वो। क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इतना समझ लो, अब जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है ये? अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता था, यस और नो? पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब अंदर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेम सेटअप था जो हमने किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने किया था डेरिवेशन, यस और नो? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेम सेटअप है। वी हैव सेटअप अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। उसमें हमने टॉर्क निकालने का फॉर्मूला निकाला था। क्या होता था फॉर्मूला वो? यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, बोल रहे हमको पढ़ा है नहीं कभी ये चीज़, ब्रिटिश लैंग्वेज में। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी टीटा बोलते हैं। सी का मतलब होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, टीटा इज अ डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन किस में मेजर करेंगे, डिग्री में। किस में करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे, ठीक है। और हमको पता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन टीटा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आई ए बी साइन टीटा। ये तो किया था हम लोग ने, यस और नो? ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टीटा ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जो ये एंगल है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फाई कर देता हूँ मैं। फाई इज अ डिफ्लेक्शन डिग्री में। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, माइनस साइन नहीं ले रहा। क्या ले रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा डिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, साइन नहीं ले रहा हूँ मैं। तो कहना राइट लाइक दिस, सी फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन टीटा। अब तुमको निकालना है डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, तो सिंपल, फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन टीटा अपॉन सी। ये तुम्हारा आ गया द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जहाँ पे टॉर्क होता है माइनस सी फाई। सी का मतलब होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। ये तुमको है, बुक में भी है ये तुम्हारे रोटेशनल डायनामिक्स में, टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या हो रहा है यार तो प्लीज़ कॉपी कर लो ये। मेरे ख्याल से तुम्हारी बुक में शायद सी के बदले उन्होंने के दिया हुआ है। मैं के जानबूझ के नहीं देता क्योंकि के तुमने ऑलरेडी बहुत यूज़ कर लिया है। तो तुम सी याद करो, सी इज अ टॉर्शनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला कॉपी कर लो प्लीज़, ये वाला। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। रिमेंबर दिस फाई विल बी कैलकुलेटेड इन डिग्री। ये याद रखना है, रेडियन में नहीं आएगा, डिग्री में आएगा ये। सी का मतलब होगा टॉर्शनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी सी की, सी की यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर अपॉन डिग्री। भाई फाई किस में हम मेजर कर रहे हैं, डिग्री में कर रहे हैं मेजर। मैं तुमको ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि कितनी बार सीटी में ये ना पूछ ले भाई इसके डायमेंशंस निकाल के दिखा दो।
बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। ये फॉर्मूला इसमें इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला याद यूज़ होगा, बस दैट्स इट। टॉर्शनिंग कॉन्स्टेंट नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, मत पढ़ो। फिनिश्ड। तो यहाँ पे वी कम टू द टॉपिक। चलो लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स नाउ। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो एक काम करो, बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो फटाफट, जैसे उसने बनाया एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो ताकि तुमको फॉर्मूला सबके याद हो। सबसे पहला फॉर्मूला ले लो, लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो वो ले लो पहले एक फॉर्मूला, लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, उसका फॉर्मूला लिखना है। फिर लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाओ फटाफट। लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पहला फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। दूसरा है लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। उसके बाद साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला लिख लो अगर याद है तो। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला है mv इज इक्वल टू क्यू आर बी, जहाँ पे r इज द रेडियस, q इज द चार्ज। सब फॉर्मूलाज एक बार लिख लो फटाफट, रिवाइज कर लो क्योंकि अब यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, सब फॉर्मूला लिखना है। टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। अरे लिखना वो बाबा। उसके बाद हेलिकल मोशन में फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, पिच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हेलिकल मोशन में। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। देन ऑफ कोर्स बायो-सैवर्ट लॉ। अब तक तो सब लोग का बायो-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला याद हो गया होगा, आई एम श्योर। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट होता है 4 पाई टू 10⁻⁷। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विल बी इक्वल टू 10⁻⁷। अच्छा, किसी के पास लॉग टेबल है क्या? अच्छा, लॉग टेबल यूज़ करने आता है सब लोग को? कैसे लॉग निकालते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं, सबको आता है? क्योंकि अब इसमें हम लोग को लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज कैल्सी इज नॉट अलाउड। एक के पास लॉग टेबल है और किसी के लॉग टेबल नहीं है। तो अब मैं जो न्यूमेरिकल देने वाला वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो मैथ। तो मल्टीप्लिकेशन डिविजन करोगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो लॉग टेबल विल हेल्प यू आउट। उनकी 2 ही लोग के पास है, बाकी लोग नेक्स्ट टाइम प्लीज़ लॉग टेबल लेके आओ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मतलब टुमारो ना, कल ही तुमको लॉग टेबल लेके आना है। चलो डन। उसके बाद फिर लिखना है फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। उसके बाद लिखना है फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट लेंथ। ये सारे फॉर्मूलाज काम आएंगे आगे अभी न्यूमेरिकल्स में। क्या होगा फॉर्मूला? फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है? 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, नीचे 2 पाई डी होता है। मैंने अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो मैंने वो क्यों किया? क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम डायरेक्टली 10⁻⁷ लिख सकते हैं। समझा मैंने क्या बोला? इसका फॉर्मूला होता था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब इसको अगर 4 बनाना है मुझे तो मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैं डायरेक्टली डाल सकता हूं मैं 10⁻⁷।
उसके बाद लिखना है फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर लेंथ ऑफ द आर्क या फॉर आर्क ऑफ वायर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। We'll solve some question today from CET paper also 2025 में। Let's see इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए थे। अरे तेरा पैड किधर है आज? हाँ पैड किधर है तेरा? क्लास में तो बैठ के देखता होगा पिक्चर उसमें पीछे। हाँ नहीं है ना, पिक्चर बैठ के देखेगा पीछे आराम से बैठ के, तो क्या मालूम पड़ेगा। फिनिश्ड। चलो लेट्स सॉल्व। ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। फाई इज इक्वल टू NIB साइन थीटा अपॉन C। लेट्स सॉल्व वन बाय वन, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, वो फॉर्मूला भी लिख लो, म्यू नॉट स्मॉल ni। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, वो फॉर्मूला भी आना चाहिए। स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। चलो डन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अब कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्व करेगा। टेक डाउन। टेक डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और सिर्फ डेटा लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। I just told you, don't write the entire question, just take down the data. Calculate the value of magnetic field at a distance of 2 centimeter from a very long straight wire, carrying a current of 5 ampere. Carrying a current of 5 ampere. म्यू नॉट का वैल्यू कितना तुमको पता ही है ना, 4.10⁻⁻7। सॉल्व 4.10⁻⁻7। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। करेक्ट। 4.10⁻⁻7 म्यू नॉट 5 × 10⁻⁻7। सबको भी आ रहा है आंसर? कौन करेगा वो? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो कैसे आंसर आएगा? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। म्यू नॉट की वैल्यू है 4.10⁻⁻7। 4.10⁻⁻7 होती है ना म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो 4.10⁻⁻7 इंटू 5 डिवाइड बाई 2π इंटू 2 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। हाँ 5 इंटू 10⁻5 इज द राइट आंसर। -7 आएगा तो गया मार्क्स, क्योंकि ऑप्शन में लोग 10⁻7 भी देंगे, गया उसमें एक मार्क। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी ऐसा यूनिट में नहीं आएगी। आगे सब लोग को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला होता था अपना। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4π इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना दिया हुआ है, 5, बराबर है। और 2π और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2। तो ये पूरा गया कैंसिल, 2 4π -2 पर जाएगा तो प्लस, तो -7 और +2 -5। तो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दैट्स योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट
चलो अभी क्वेश्चन में तुम्हारी मैथ टेस्ट हो गया. अब टेक डाउन द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 into 10⁻⁷ meter per second. An electron is moving with the speed of 3 into 10⁻⁷ meter per second in a magnetic field of 6 into 10⁻⁻⁴ Tesla. 6 into 10⁻⁴ Tesla perpendicular to its path. Perpendicular to its path. First question, what will be the radius of the path? What will be the radius of the path? Second, what will be its frequency? Third, calculate the energy in kilo electron volt. In kilo electron volt. किसी को याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती थी? एनर्जी की. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वैसे? कुछ याद है बट नॉट एबल टू पुट इन वर्ड्स. क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. याद आ रहा है? ये कुछ पढ़ा था. एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt. 1 electron volt is how many joule guys? ये कन्वर्जन भी था. कठिन. 1.6 into 10⁻⁻19 जूल ये इसकी वैल्यू होती है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. ये सब याद कर लो गाइज. अब ये सब तो आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में. चलो चालू हो जाओ. निकालो रेडियस, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किस पे निकालनी है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. स्टार्ट. अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितना होता है? वो भी लिख देता हूं मैं. जिन बच्चों को कभी याद नहीं होता वो मैं लिख देता हूं. 9.1 into 10⁻⁻31 kg. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. म्यू नॉट की वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है. चालू हो जाओ. अच्छा, मैग्नेट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कि नहीं कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, ये पता होना चाहिए. पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रेडियस निकालने के लिए? mv is equal to qrb. so r will be mv by qb. करेक्ट. किसको? मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा यूनिट में दिया है, टेस्ला. किसको कन्वर्ट करना है? एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. हाँ, सी नाउ द मैथ विल बिकम प्रेटी कॉम्प्लिकेटेड. इसके लिए हमको लॉग टेबल यूज चाहिए करना पड़ेगा. तुम्हारा आएगा 9.1 into 10⁻31 into 3 into 10⁻7 upon 1.6 into 10⁻19 into b का वैल्यू आएगा 6 into 10⁻4. अप्रॉक्सीमेट लोगे अभी तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा, लेकिन बोर्ड में तुमको प्रॉपर आंसर लाना पड़ेगा. कितना आएगा आंसर? सर मुझे आ रहा है 5 into 10 to minus 15. 3 into 10 raised to minus 15 है. 2.9. पहले तो रेडियस निकालना है ना.
बाबा पाई का वैल्यू डालना 3.14, ऐसा क्या कर रहा है? प्लीज़ कल लॉग टेबल लेके आना, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन आगे। मैंने ऐसे approximate है ना। तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। M की वैल्यू है 9.1 सर 1.5 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B का वैल्यू कितना दिया है? B का वैल्यू कितना दिया था? 6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? 3.2। यार ये तो कर सकते थे। 9.1 ये हो जाएगा तुम्हारा 31 और 37 कितना हो जाएगा? 38। और नीचे कितना है? 23 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 23। 9.1 डिवाइड बाय 3.2, ये तो कर सकते हो मैथ, ये तो इजी है। कितना आएगा आंसर एग्जैक्ट? ये तो 91 को 32 से डिवाइड कर दो। 3 2 ज़ा, देखो 91 और 32 हो जाएगा ये तो कितना आएगा? बराबर 2 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं है, तो 2 पॉइंट कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻⁻15। ये वैसे ही रखो इसको और इसको सॉल्व करो। 2.77 आ रहा है क्या? 2.77 आ रहा है, तो उसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.78। आंसर किस में आएगा? मीटर में। दैट्स योर आंसर। ये रेडियस आ गया। सिंपल मैथ, यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बी बाई 2 पाई एम। क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। एम का वैल्यू पता है, क्यू का पता है, बी का पता है, पाई का वैल्यू 3.14। फ्रीक्वेंसी हाँ, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम बराबर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो, उस पर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को। कम ऑन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ये तुम्हारा आना चाहिए एक्सप्रेशन। उसके बाद की मैथ है, कितना आ रहा है? 0.17 इंटू 10⁻8 ना। हाँ देखो इसको बराबर आया, लगभग सही आंसर आ रहा है इसको। 1.5 रॉन्ग आ रहा है। 0.17 के पास भी थोड़ा और निकालो ना डेसिमल प्लेसेस। 0.17 थोड़ा ना आएगा, कुछ और डेसिमल प्लेसेस निकालो ना। इसका तुम्हारा आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास आना चाहिए आंसर। 18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ये आना चाहिए आंसर। देखो उसको आ रहा है बराबर, उसको अगर आ रहा है 0.17 इंटू 10⁸ आ रहा है ना, तो उसको अरे 1.5 ना, उसको 17 आ रहा है। क्या करता है रे बाबा तू, घाई घाई में बैठ के आ जाता है। तो मैं तो वही बोला मैंने, अरे 17 और 15 में फ़र्क है ना भाई। तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए 18 1.7 इंटू 10⁻7। 17 के आगे अगर और डेसिमल प्लेसेस निकालोगे तो राउंड ऑफ करके उसको 8 कर सकते हो। तो 18 मेगाहर्ट्ज शुड बी द आंसर। अप्रोक्सीमेट 18 मेगा मतलब कितना होता है? 10⁻6। तो 18 मेगाहर्ट्ज के आसपास आना चाहिए, तो ये राइट आंसर है। एज आई सेड, बिना लॉग टेबल के लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। दो ऐसे क्वेश्चन सीईटी में तो नहीं आएंगे फॉर श्योर, इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं आते। चलो अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी और क्या निकालना है इसके बाद? एनर्जी। हाँ तो 177 हुआ, तो राउंड ऑफ करके 18 हो जाएगा, तो 18 मेगाहर्ट्ज आ गया ना। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 0.177
राउंड ऑफ करोगे तो 0.18 इंटू 10⁸ सो 18 इंटू 10⁶, तो 18 मेगाहर्ट्ज इज द आंसर। लॉग टेबल शेयर करो, सॉल्व करो। माई बैड, एक्चुअली मेरा गलती, तुम लोगों को मेरे को पहले बता देना चाहिए। लेकिन कल सब लोग लॉग टेबल लेके आएंगे। यहाँ लॉग टेबल के बिना आना मत मुंह उठा के, नहीं तो मैं घर भेज दूंगा। लॉग टेबल लेके आना है कल। निकालो काइनेटिक एनर्जी प्लीज। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। फिर तुमको जूल में कन्वर्ट करना है, किसमें? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, डिवाइड करना है। तो ये और कॉम्प्लिकेट हो गया। अब एज अ सेड लॉग टेबल चाहिए इसके लिए। 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आना चाहिए। हाँ, वो जो अभी 25.5 वो जूल में आया है। वो तुमको पहले आंसर जूल में आएगा। तुमको फिर जूल से कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर कन्वर्ट करना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अबे जूल में जो तेरा आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर, तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फिर देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है, तो फिर इंटू 10⁻³ फिर से कर दे। ये तुम लोग इसको अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है, सो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? ये 1.6 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? ये -16 जूल हो जाएगा ना। लॉग टेबल यूज करो अगर नहीं आ रहा तो। लॉग टेबल के बिना नहीं आएगा ये। लॉग टेबल यूज नहीं करना आता? अच्छा, किसको इसको लॉग टेबल यूज करने नहीं आता यहाँ पे? कल लेके आना लॉग टेबल। कल बताऊंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंटिसा क्या होता है। तुम लोग को देख के लगता है तुम लोग कुछ दूसरे स्कूल से आ गए हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। करना पड़ेगा सॉल्व, और लॉग टेबल से होगा ये। 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आना चाहिए आंसर, पीरियड। 2.53 के आसपास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब मैथ नहीं आ रही तुमको। आगे बढ़ जाओ, मैथ पार्ट आई विल लिव इट अप टू यू, ये तुमको खुद से करना है। आगे बढ़ो। 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तेरे को 2.5 के आसपास आ जाएगा, तेरे को मार्क्स मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट। एटलीस्ट इक्वेशन बनाए कि नहीं ये वाला, तो सॉल्व अब तुमको करना है। नेक्स्ट, अब मैं इजी वाला दे रहा हूँ, ठीक है? कल लॉग टेबल से यूज करेंगे हम। 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field? What is the magnitude of magnetic field at a distance 3.1 centimeter from the wire? What is the magnitude of magnetic field at a distance 3.1 centimeter from the wire? म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अबे म्यू नॉट रेडियस मतलब डिस्टेंस दिया है 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। डिस्टेंस इज 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a distance 3.1 centimeter from the wire? म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फॉर्मूला तो सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। डाल लो वैल्यू, निकाल लो B का वैल्यू। कितना आएगा आंसर?
अगेन सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे टेस्ला में नहीं आएगा आंसर। 3.1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 3.1 × 10⁻²। करंट 5.2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया सबको? हाँ, काई का ब्रेक, अभी खत्म करो ये फटाफट, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, currents of equal magnitudes pass through two long parallel wires. Currents of equal magnitude pass through two long parallel wires having a separation of 1.35 centimeter. If the force per unit length on each of the wires is 4.76 into 10⁻² Newton. 4.76 into 10⁻² Newton. What must be the value of I? 4.76 into 10⁻² Newton. फॉर्मूला क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का? μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। डालना है, वैल्यू निकालना है I की वैल्यू। करंट, दोनों करंट का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। दोनों करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो I स्क्वायर हो जाएगा वो। μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। कितना आएगा आंसर? फोर्स पर यूनिट लेंथ उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है 4.76 into 10⁻²। अरे मैं तो रुक रहा हूँ लेकिन बाकी लोग को समझ ही नहीं आ रहा पीछे, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d, या तुम लिख सकते हो 2 μ0 I1 I2 अपॉन 4 पाई d। तो μ0 अपॉन 4 पाई को तुम सीधा डाल दोगे 10⁻⁷, तो सॉल्व हो जाएगा फटाक से। तो आ जाएगा 2 into 10⁻⁷ I स्क्वायर अपॉन कितना दिया है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना दिया है? 1.35 into 10⁻² इक्वल टू 4.76 into 10⁻²। क्या सबको इतना आ रहा है क्या एक्सप्रेशन? अब सॉल्व करना है इसको। हाँ 3.213 into 10⁻³ हाँ मतलब ये वाला लॉग टेबल चाहिए। यस, लॉग टेबल, बिना लॉग टेबल के नॉट पॉसिबल। या तो लॉग टेबल या तो कैलसी। इसका एक काम कर सकते हो, 2 1 और इसको कर दो, 2 2 4, 2 3 6, 2.38 हो जाएगा। अब 2.38 और 1.35 को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो, आ जाएगा 2.38 इंटू 1.35, 3.213, 1.79 के आसपास आना चाहिए। -4, 3.213 इंटू ये हो जाएगा -4 और हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा
ये -4 हो जाएगा और ये -7 नीचे आ जाएगा, राइट। -7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ना। इसका तुमको निकालना है 3213 का। इसका आंसर आएगा 56, अप्रॉक्सीमेटली 56.6 एम्पियर के आसपास आना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए इसका आंसर, अगर लॉग टेबल यूज़ करोगे तो। इसका तुमको निकालना था स्क्वायर रूट, तो 3.213 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 3213। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आंसर आएगा आसपास, ये तुमको आएगा लॉग टेबल से। चलो ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे लॉग टेबल के साथ। आज तुमको मैं कुछ अलग क्वेश्चन देता हूँ मैं, जो तुम्हारे बुक में नहीं है। टेक डाउन। नो, तो जो ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आते हैं, सिंपल वाले आएंगे। बोर्ड में देंगे, बोर्ड में अलाउड है लॉग टेबल। हाँ, जेई में भी इतने कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएंगे, पर उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, इतने नहीं आएंगे। टेक डाउन। एकदम बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, इसमें थोड़ा दिमाग यूज़ करना अपना। ये क्वेश्चन JEE मेन से लेके नीट से लेके एडवांस तक भी आ सकता है क्वेश्चन। जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उसका पूरा बेसिक एकदम तगड़ा इस क्वेश्चन में, ठीक है। टेक डाउन। अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड in a magnetic field. A charge particle projected in a magnetic field B equal to 3I cap plus 4J cap Tesla T. 3I cap plus 4J cap Tesla. The acceleration of the particle is found to be A equal to xi cap plus 2j cap ठीक है। इक्वल टू 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टार्ट। हाँ, नहीं दिया है कुछ, यही क्वेश्चन है, इससे सॉल्व करना है।